Today, I would like to first pay my gratitude to all our great souls who uh, give us vision to live this wonderful life. तो सबसे पहले मैं विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, रमाबाई, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, संत कबीर, संत गुरु रविदास, इन सभी महामानवों को प्रथम त्रिवार वंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख स्पीकर एडवोकेट पवन कुमार शिंदे सर का मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन रखना चाहूंगी। Advocate Pawan Kumar Shinde is distinguished scholar of constitutional law and dedicated advocate of Baba Sahib original writings. He served as a convener of Towards the Light of Wisdom, an initiative it aims to promote Baba Sahib writings and speeches, and he is also convener of Rashtra Hitkarni Sabha as the founder president of ECO's Constitutionalized Auto Knights of Constitutional Order. He is committed to upholding the values enshrined in Indian Constitution. Within the depth understanding of Baba Sahib writings and speeches, Advocate Pawan Kumar Shinde offer thought-provoking insight into the contemporary issues such as the reservation policies and the national overseas scholarship, where he critically examined the concept of creamy layer. Known for his commanding voice and the powerful oratory, he captivates the audience and stimulates the critical thoughts on these vital subjects. Without further delay, I would like to request Advocate Pawan Kumar Shinde sir to put the insight on today's topic, लेखों, भाषणों और पत्रकारिता में बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र के विचार, इस विषय पर अपने विचार रखें। ओवर टू यू सर। सभी महानुभावों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम मैं सभी से अंतःकरण पूर्वक माफी चाहता हूँ। परभणी में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, सो फ्रॉम माय एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। सर्वप्रथम सभी महापुरुष एवं महान नायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन एवं अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने इस राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए अपना पूरा तन मन धन न्यौछावर किया। विषय के और बुढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस सेंटर और एआईसी के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम की जो टीम है, आयोजक टीम, विशेष तौर पर आदरणीय प्रशांत नेबा जी और मेरे भाई आदरणीय डॉक्टर साईराम जी, इनका भी मैं और पूरे टीम का मैं सबसे पहले अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और क्योंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें आपके सामने रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर एडवोकेट सिद्धार्थ शिंदे जी भी आए, वो मेरे अंकल हैं और एट्रोसिटीज केस कि वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है, इस तरफ एक्सपर्ट है। तो नितिन भाई भी हमारे यहाँ पर है जो धर्मादाय के अंदर कार्यरत है। आप सभी का मैं इस प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ, सिर्फ ऑडियो चालू रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आने की संभावना है। इफ इट्स ओके टू यू। यस सर, नो प्रॉब्लम। तो विषय को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, यानी कि टू जो प्रीमाइस होता है, बेसिक प्रीमाइस, सब कंसिडरेशंस, उसको हमें अपने अंतर्मन में स्थापित करना होगा। तो क्या बेसिक कंसिडरेशन है तो विषय के पहले वो चार महत्वपूर्ण बेसिक कंसिडरेशन मुझे लगता है हमें समझना होगा। पहली चीज बेसिक कंसिडरेशन में कि राष्ट्र कल्याण का विचार फुले शाह बाबा साहब जी के राइटिंग्स एंड स्पीचेस में है, और उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेस के बारे में और उनके सर कांट अंडरस्टैंड हिंदी, तो आज का जो विषय था वो इट वाज इन हिंदी बेसिकली। You can then afterwards you can check. I will be speaking in English also in between. You will get the idea, the broad idea.
So there are many misconceptions about Foolish Ambedkar writings and speeches about their ideology and philosophy in particular. उन्हें हमें सबसे पहले दरकिनार करना होगा, चेंज हमें कुछ कंसेप्ट्स में लाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखेंगे कि बाबा साहब जी का एक वाक्य हमें बार बार बताया गया, शिक्षा ये शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा वो दहाड़े बगैर नहीं रहेगा, किंतु ये वाक्य आधा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। ओरिजिनल अगर हम देखेंगे बाबा साहब जी का वाक्य तो वो है, अंग्रेजी शिक्षा और फॉरेन एजुकेशन ये शेरनी का दूध है और उसे जो प्राशन करेगा वो दहाड़े बगैर नहीं रहेगा। तो ये जो वाक्य था, ये अगर हमारे मन मस्तिष्क में आज तक डाला गया होता तो आज का जो दौर है वो कुछ अलग तरीके से हमें आज दिखाई देता था। और इस वजह से हम लोगों ने महाराष्ट्र में विशेषकर चला प्रज्ञा सूर्याच्या प्रखरतेच्याकडे, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गूढ ग्रंथांकडे, यानी कि टुवर्ड्स द विजडम, टुवर्ड्स बाबा साहब अम्बेडकर ओरिजिनल राइटिंग्स। क्योंकि हमें जो कुछ भी स्वीकार या अस्वीकार करना का जो टेस्ट होती है, या फिर उसे हम कहते हैं लिटमस टेस्ट या फिर क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया हमारे लिए फुले शो बाबा साहब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी है। वैसे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1956 को, वो रिपब्लिक डे परेड होने के बाद एक मीटिंग बुलाई थी और वहां पर आगरा के कार्यकर्ता बाबा साहब जी को मिलने के लिए गए थे। तो बाबा साहब ने कहा था, बहुत सारे मुद्दे वहां पर बाबा साहब जी ने अंडरस्कोर किए, मगर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बाबा साहब जी ने कहा था, वो संदेश के तौर पर, आदेश के तौर पर हमें जानना और समझना होगा। क्या कहा था बाबा साहब जी ने? बाबा साहब जी ने कहा कि बताओ मेरे लोगों को, मेरे जाने के बाद, आफ्टर माय डेथ, मेरे ग्रंथ ही आपको मार्ग दिखाती रहेंगी। तो ये चीज हमें एक एज अ फर्स्ट कंसिडरेशन हमें देखना होगा। दूसरी चीज हमें देखनी होगी, बाबा साहब जी की जो वार्निंग थी, देर इज नो फाइनलिटी, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। कंसिस्टेंसी से ज्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण, समाज का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण करना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट लर्न टू अनलर्न व्हाट ही हैज लर्न। तो ये दूसरी भी चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है वो जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वो है कि फुले बाबा साहब जी का जो विचार है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये केवल समाज कल्याण का ही विचार नहीं है, अपितु राष्ट्र कल्याण का भी विचार है और विश्व कल्याण का भी विचार उसके अंदर अनुस्यूत है। ये तीन बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही बाबा साहब जी की विचारधारा एवं उनकी फिलॉसफी थी, ऐसा कहना उनको संकुचित करना होगा। इसलिए राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण एवं विश्व कल्याण की विचारधारा है। यदि हम रानडे, गांधी और जिन्ना को पढ़ेंगे तो बाबा साहब जी उसमें कहते हैं कि वाई आई हेट गांधी एंड जिन्ना, आई डू नॉट हेट देम, आई डिसलाइक देम बिकॉज फिर आई पूना में लव बुक करी माई इंडिया बिंदू ने हाँ पूना में बुक करी ना फिर हो मोर पुण्याला देन होतं मी ते हा, गांधी मग एंड पहिले जिन्ना। प्लॉट बघत होती. दैट हो इज द मी ट्रू फेथ गाडीला ऑफ पण किती नेशनलिस्ट। भाव आहे शमलाताई भावाचा यहाँ विचारच पर करू. कोई खूपच भाव आहेत किसी ना का 2000च्या खाली ऑडियो तुला चल काही रहा है? ठीकठाक हॅलो एरियात हॅलो रेश्मा ताई प्लीज हाँ, तो दिस इज द ट्रू फेथ एंड ऑफ नेशनलिस्ट, ह्यूमैनिस्ट। तो तीसरी बात हमें, मुझे लगता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर अधोरेखित करनी होगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात, विषय के अंदर जाने के पहले, कि हमें आदर्श और व्यवहार में, आइडियल और व्यवहार जो होता है रियल, उसके अंदर फर्क करना, डिस्टिंक्शन करना सीखना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि हमें बताया गया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा साहब जी का एक वाक्य है, वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। अभी आदर्शवत विचार है, किंतु रियलिटी में अगर देखेंगे हम, तो फिर इस वाक्य को लेकर ब्राह्मणिकल फोर्सेस हमें कहती है, अगर आप इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट है तो वाई यू ऑप्ट फॉर अ कास्ट सर्टिफिकेट, वाई ऑप्ट फॉर अ रिजर्वेशन इफ यू आर इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट। तो ये उल्टा हमारे ऊपर ऑफेंस करते हैं। तो ये क्यों होता है? फिर हमें समझने में क्यों गलती होती है हमारी? इसका कारण है, हम आदर्श और व्यवहार में फर्क करना नहीं जानते। बाबा साहब जी ने इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट आदर्श दिया है, उसकी प्राप्ति के लिए, यानी कि इट इज एट टू बी अचीव्ड,
Meanwhile, everyone must get chance for the pursuit of happiness. और जो वी नीड टू इंसिस्ट, है ना, जो रियल प्रॉब्लम होते हैं उनको एड्रेस करने का हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, भारतीय लोग जो होते हैं विशेष तौर पर वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब भारत पाकिस्तान का मैच हो, युद्ध हो, तो वो बहुत बड़ा इंडियन एक नेशनलिस्ट बन जाता है। वही भारतीय जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो हिंदुत्ववादी बन जाता है। वही जब भाषा का वाद आएगा तो वो मराठीवाद हिंदीवाद करने लगेगा। वही जब महाराष्ट्र में आएगा तो फिर पश्चिम महाराष्ट्र का, मैं विदर्भ का, तू मराठवाड़ा का। फिर उसके अंदर वर्ण व्यवस्था, उसके अंदर जाति व्यवस्था, और उसके अंदर भी सबकास्ट। तो इस पद्धति से हम देखेंगे तो एक व्यक्ति के अंदर अनेक तरह की पर्सनालिटीज आप देख सकते हैं भारत के अंदर। तो ये शिकार है उस मल्टीपल पर्सन डिसऑर्डर का, और इसका इलाज फुले शो बाबा साहब जी के तत्वाधान में है। ये भी हमारी श्रद्धा यहाँ पर मुझे लगता है हमें इसको भी हमें अधोरेखित करना होगा। दो सगे भाई, यानी सगे माँ बाप के पेट पर में पैदा हुए दो सगे भाई सत्ता संपत्ति की लड़ झगड़ते हैं। उनके अंदर जस्टिफाइड अगर हमें कुछ चीजों को आवंटन करना होगा तो उसके लिए जस्टिस के अलावा, लॉ के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो इसलिए सगे भाइयों में भी जहां पर सत्ता संपत्ति के लिए संघर्ष होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी जो हम लोग हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नेशनल लाइफ, इस राष्ट्र जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं, उनकी बीच भी व्यवस्थित फ्रैटर्निटी, जस्टिस और इक्वालिटी के तौर पर, इक्विटी के तौर पर सत्ता और संपत्ति का आवंटन होना चाहिए। ये बात भी हमें ध्यान में यहाँ पर रखनी होगी। विषय की ओर आते समय हमें दो बातें, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर, उसे समझना होगा। इसके पहले मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या करना होगा, वो मुझको बता दीजिए। मैं मेरे वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको, शेयर कंटेंट का ओके, ऑप्शन है नीचे। मैं एक मैं कर मिनट दिया। आपको को होस्ट बना। ओके, द होस्ट, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन? तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम लोगों ने एक सरसरी तौर पर आज तक सुनी होगी। उसके अलावा एकेडमिक स्तर पर भी बहुत सारी चीजें हमने उसके बारे में पढ़ी होगी। किंतु फुले शाह बाबा साहब जी के तत्वाधार में हम जब देखते हैं तब इस डेमोक्रेसी एंड, अब दिख रही है, मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? Yes, Yes, भाई sir. भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो तो व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमें एक विषय की ओर जाने के पहले, यही तो विषय शुरू हो ही गया अभी लगता है। तो वो है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेमोक्रेसी। इसे हमें गंभीरता से समझना होगा। बाबा साहब जी कहते हैं देयर आर टू फैसेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन फैसेट इज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा फैसेट उसका है पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड बोथ हैव अंडरगॉन चेंजेस। ये दोनों जो फॉर्म और उसका पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसके अंदर एक बहुत मूलभूत फर्क इस इतिहास के, हम जब देखेंगे उसको, उसके अंदर हुआ हुआ दिखाई देता है। तो जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुई है, वो कोई एक चीज रख दी एंड दैट इज सनातन, ऐसी कुछ चीज नहीं है। उसका एवोल्यूशन हुआ है समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए। तो जो डेमोक्रेसी, उसका डेफिनेशन बाबा साहब जी ने दिया है वो आपको उपलब्ध है वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में। ए फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। तो ये डेफिनेशन बाबा साहब जी ने दी तो कि, पवन सर, आप अगर स्लाइड शो कर रहे हैं तो हमको दूसरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ, ये स्लाइड शो जो है ना सर, इसकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो दो डेफिनेशन है उसको मैं बताना चाहता था। ओके इसको मैं इसके अंदर डाल नहीं पाया ओके सर। ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट। तो बाबा साहब जी कहते हैं कि व्हाट इज लोकतंत्र, क्या है? तो लोकतंत्र यानी कि
क्रांतिकारी बदलाव, परिवर्तन करना, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में खून का एक कतरा भी न गिरते हुए, विदाउट एनी ब्लडशेड। तो ये सीवरेज टेस्ट बाबा साहब ने डेमोक्रेसी को की डेफिनेशन को जज करने के लिए हमें दी है। यदि आप लोग रिडल्स इन हिंदुइज्म के अंदर रिडल नंबर 22 अगर पढ़ेंगे, मुझे लगता है आप सबने उसको पढ़ना चाहिए, तो वहां पर बाबा साहब जी ने डेमोक्रेसी के नए आयाम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वो क्या है? तो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वी नो ऑलरेडी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड सो फोर्थ। प्रिवेलेंट फॉर्म जो आज का है डेमोक्रेसी है। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेमोक्रेसी, इसके बारे में भी सभी लोगों में, जो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के पुरोधा है, उनके बीच एक यूनानिमिटी नहीं दिखती। दो व्यूज हैं डेमोक्रेसी के बारे में। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ऐसे दो चीजें हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक व्यू है, और डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ऐसे एक दूसरा व्यू है। बाबा साहब कहते हैं जो ऐसा व्यू पालते हैं कि इट इज मेयर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनको लगता है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो लोकतंत्र है, पीरियोडिक इलेक्शन होंगे तो लोकतंत्र है, और एडल्ट सफरेज, करोड़ मत का अधिकार है, तो वहां पर डेमोक्रेसी है। ये तीन चीजें होंगी, रिप्रेजेंटेशन, पीरियोडिक इलेक्शंस एंड एडल्ट सफरेज, देन देयर इज अ डेमोक्रेसी। दिस इज वन व्यू। और दूसरा जो व्यू है वो उसको देखता है मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो व्यू क्या करता है? बाबा साहब कहते हैं कि इस व्यू में दो कंडीशन है: एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इनटू सोसाइटी, इनटू क्लासेस, और दूसरा कंडीशन है कि लोगों के बीच जो इंडिविजुअल्स है, सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है, उसके अंदर सोशल हैबिट होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स में और जो ग्रुप्स है उसके अंदर, रेडी फॉर कंटिन्यूअस रीएडजस्टमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये दो कंडीशन को फुलफिल करके जो लोग ऐसे मानते हैं कि लोकतंत्र इज मोर देन व्हाट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए सोसाइटी। तो ये दो कंडीशन बाबा साहब जी यहाँ पर अधोरेखित करते हैं। अब इसके अलावा जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था वो बात ये है, बाबा साहब कहते हैं कि ये यहाँ पर तीन मिस्टेक होती है हमारे तरफ से। जो लोकतंत्र को जानना चाहते हैं उनके मन मस्तिष्क में, उनके अंतर्मन में कुछ तीन मिस्टेकन व्यूज जानबूझकर या फिर अनजाने में बन जाते हैं इस एकेडमिक और ब्राह्मणिकल फोर्सेस के इस क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में। तो फिर वो क्या मिस्टेक्स है? पहला, कि दे बिलीव गवर्नमेंट इज समथिंग विच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोसाइटी। अगर बाबा साहब कहते हैं मिस्टेकन व्यू है, गवर्नमेंट जो होती है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की गवर्नमेंट इट इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोसाइटी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज वन ऑफ द मेनी इंस्टीट्यूशंस विच सोसाइटी रेयर्स। यानी कि हमने एक एक मुहावरा सुना होगा, यथा प्रजा तथा राजा। यानी कि गवर्नमेंट और सोसाइटी डिस्टिंक्ट नहीं है, ये एक ही है। ये करेक्ट व्यू है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। दूसरा मिस्टेकन व्यू क्या हमारे लोगों के बीच है? दे फेल टू रियलाइज दैट गवर्नमेंट इज टू रिफ्लेक्ट ultimate purposes, aims, objects, and wishes of society can only happen if a society is democratic. If it is divided into सर्वाइल क्लास एंड गवर्निंग क्लास, एक गुलाम वर्ग है और एक शासक वर्ग है, अगर ऐसा वहां पर भेदभाव हो रहा है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है, इट इज बाउंड टू बी गवर्नमेंट बाई द गवर्निंग क्लास, गवर्नमेंट फॉर द गवर्निंग क्लास, बाय द गवर्निंग क्लास, फॉर ऑफ द गवर्निंग क्लास। तो ये होता है। तो भारत के अंदर हम जब देखेंगे तो सर्वाइल क्लास एंड गवर्निंग क्लास है, वो आगे हम देखेंगे क्या है। तो फिर हमें भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि गवर्नमेंट का जो अल्टीमेट पर्पस होता है, उसके अंदर वहां का जो गवर्निंग क्लास है उसका रिफ्लेक्शन होता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और तीसरा जो मिस्टेकन व्यू है वो है, दे फॉरगेट वेदर गवर्नमेंट वुड बी गुड और बैड, डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, डिपेंड्स ह्यूजली अपॉन इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, पर्टिकुलरली सिविल सर्विस। उनका जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका जो सोशल बिलीव होता है, यानी कि कोई भी लोकतंत्र चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे बड़ा उसका इंस्ट्रूमेंटैलिटी होती है।
एग्जीक्यूटिव का जो एक्सटेंशन कहते हैं हम जिसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं। तो बाबा साहब जी कहते हैं जब तक वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाने वाला सिविल सर्वेंट जो है उसका सोशल बिलीव अगर अनडेमोक्रेटिक होगा तो फिर वहां का जो लोकतंत्र है वो भी अनडेमोक्रेटिक रहेगा। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिजल्ट्स, लोक कल्याण अगर उसका रिजल्ट आना चाहिए तो वो डिपेंड किस पर है, डिस्पोजिशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग अ सोसाइटी। और अगर उनका जो डिस्पोजिशन, उनका जो जीवन जीने का तरीका, उनके जीवन का आइडियोलॉजी, उनके जीवन का तत्वज्ञान, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ यदि भेदभाव मानने वाली, शत्रुता मानने वाली, लोगों के अंदर उच्च नीचता का भाव रखने वाली अगर होगी तो देर इज नो डेमोक्रेसी, देन इट विल बिकम ए डेंजरस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम देखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी जो भारत का 85% लोग हैं उनके लिए जो लोकतंत्र का मीनिंग हम उनके जीने के लिए जब देखते हैं तब देखते हैं कि इट हैज बिकम ए डेंजरस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको भी हमें देखना होगा क्योंकि दोज हु पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, उनका जो डिस्पोजिशन है, उनकी जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, वो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ विसंगत है बनिस्बत संविधान के अंदर जो हमने समता, स्वातंत्र्य, मैत्री भावना और न्याय की जो अ, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रखा है इस लोकतंत्र का, उसके साथ। सो डेमोक्रेसी इज मोर देन पॉलिटिकल मशीन, इट इज इवन मोर देन अ सोशल सिस्टम, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड और अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज, रूट ऑफ डेमोक्रेसी। जिस डेमोक्रेसी के बारे में आज बाबा साहब जी की आप किताबें पढ़ेंगे तो उनके भाषणों में, उनके पत्रकारिता में और उनके लेखों में और किताबों में ये चीज अगर हमें, इसको हम चिन्हित करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझने में हमें उसका उपयोग होगा। बाबा साहब ने यहाँ पर रूट ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, इस गंभीर प्रश्न को छेड़ा है। और बाबा साहब कहते हैं रूट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? द रूट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फ्रैटर्निटी, और फ्रैटर्निटी इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट एक्सप्रेशन। वॉल्यूम नंबर 4 में आप देखेंगे, रिडल नंबर 22, उसको फिर से पढ़िए। फ्रैटर्निटी इज नॉट एडिक्वेट एक्सप्रेशन, व्हाट वी नीड इन द बुद्धास वर्ड मैत्री। तो फ्रैटर्निटी का जो अनुवाद हम बंधुता करते हैं, मै उसका बंधुता अनुवाद नहीं होना चाहिए। और फ्रैटर्निटी भी इन इटसेल्फ इट्स नॉट एडिक्वेट एक्सप्रेशन व्हाट वी वांट टू से। तो बुद्धा के कंसेप्ट में जो मैत्री भावना है वो बाबा साहब कहते हैं इट इज रूट ऑफ अ डेमोक्रेसी। सो फ्रैटर्निटी इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड अगला बाबा साहब क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द रूट ऑफ फ्रैटर्निटी, फिर मैत्री का रूट क्या है? तो मैत्री का रूट है धम्म। और धम्म का एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है, उसके अंदर हम आज जाने वाले नहीं है। उसको जानने के लिए मैं एक रेफरेंस आपको बताता हूँ। आप वॉल्यूम 17 पढ़िए, माई फिलोसफी ऑफ लाइफ, बाबा साहब जी का एक बहुत बढ़िया ऐसा स्पीच दिया हुआ है। उसके अंदर जो त्रिसूत्री हमने संविधान में स्वीकार की है, समता, स्वातंत्र, मैत्री, विरुद्ध त्रिगुण थेरी, त्रिगुण थेरी यानी सत्व रज तम। तो बाबा साहब कहते हैं मेरी जो थेरी है, मेरी जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, ये फिलोसॉफी ऑफ लाइफ मैंने लॉर्ड बुद्धा से ली है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ली। और इस त्रिसूत्री का, समता, स्वतंत्रता, मैत्री का एक मिशन है। तो मिशन क्या है? तो भारत के अंदर जो भारत के नागरिक है, वो नागरिक यद्यपि चलते हैं, यानी कहने के लिए चलते हैं संविधान के अनुसार, लेकिन उनका जो सोशल बिलीव है, उनका जो रिलीजियस नर्चर है, वो करता है त्रिगुण को, सत्व रज तम को, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं त्रिसूत्री विरुद्ध त्रिगुण, ऐसा एक नया युद्ध बाबा साहब यहाँ पर छेड़ते हुए हमें देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम देखेंगे और फिर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो बाबा साहब जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ग्रंथ लिखना चाहते थे, उसका इंडेक्स और कुछ इंट्रोडक्शन हमें वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में उपलब्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एक्सपोजिशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। तो उसका जो सब कुछ पार्ट अवेलेबल, उसके अंदर बाबा साहब जी ने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक
बहुत बढ़िया से हिस्ट्री वहां पर क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रहेंसिव वहां पर हिस्ट्री दी है, एक बर्ड्स आई व्यू। तो थॉमस पेन जो थे, जिनका क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले जी पर बहुत बड़ा प्रभाव था, तो थॉमस पेन जी ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर अधोरेखित करते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द भी, जैसे डेमोक्रेसी का फॉर्म, उसका पर्पज चेंज होते आया इतिहास के अंदर, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी फॉर्म, उसका मीनिंग भी चेंज होते होते आया है। अब फाइनली हम मॉडर्न डे में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, उसके अनुसार हमें थॉमस पेन की जो डेफिनेशन है वो सब अधोरेखित करते हैं। क्या कहते हैं? थॉमस पेन कहते हैं, आई कोट, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट but a people constituting a government, and a government without a constitution is power without right। तो ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की बाबा साहब जी ने यहाँ पर अंडरस्टैंड की। सो फार हमने इन दो कंसेप्ट को, इनका अर्थ जो है, उसका अर्थबोध, उसकी गहनता गंभीरता को समझने की यहाँ पर कोशिश की। तो इस डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत राष्ट्र का और समाज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इसे अब हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका प्रीमाइस है संविधान। संविधान क्या है? तो पिछले 10 साल के बाबा साहब जी के राइटिंग स्पीचेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और हमारे इस मूवमेंट में काम करते करते एक नया दृष्टिकोण मुझे लगता है जो मुझे प्राप्त हुआ, आपके सामने रखना होगा। तो संविधान क्या है? तो संविधान एक संधि है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए पैक्ट बिटवीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर माइनॉरिटीज। एंड इनके अंदर हुआ एक पैक्ट है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पैक्ट है। इसलिए मैं जो भी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं, उसे बहुत तोल, यानी कि सोच समझ कर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट्स अ ट्रीटी इफ यू वांट टू से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये एक ट्रीटी है, इट्स अ पैक्ट बिटवीन ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नेशनल लाइफ। तो ब्राह्मणों के बीच, क्षत्रियों के बीच, शूद्रों के बीच, शेड्यूल कास्ट जो है उनके बीच, शेड्यूल ट्राइब और इधर अदर माइनॉरिटीज के बीच हुआ, इट्स अ पैक्ट। मान्यवर काशीराम जी का मुझे यहाँ पर एक शब्द याद आता है, और उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है। तो बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वी आर लिविंग इन द एयर ऑफ स्टूजेस, एक चमचा युग है, और ये चमचो युग के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है। तो साथियों, हम अब देखते हैं कि एयर ऑफ स्टूजेस तो है, उसके अलावा अब हम जी रहे हैं ब्रोकन सोशल पैक्ट के एरा में। दिस इज द एरा ऑफ ब्रोकन सोशल पैक्ट। क्योंकि जो संविधान हमने 1950 में जिस संविधान को कंसेंट दी थी, वो संविधान बिट बाय बिट, इंच बाय इंच ब्राह्मणिकल फोर्सेस के द्वारा प्रभाव शून्य किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और उसको हमें, इस लोकतंत्र और संविधान का जो आज का विषय है, इसके लिए हमें इसको समझना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ब्रोकन सोशल पैक्ट। तो बाबा साहब जी का जो पहला स्पीच यदि हम देखेंगे, एक मिनट, स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा बन रही है, क्या करना होगा? मिनिमाइज कर दीजिए। एक मिनट, मैंने उसको स्टॉप ही कर दिया। तो just wait। बाबा साहब जी का यदि हम फर्स्ट स्पीच पढ़ेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बाबा साहब कहते हैं कि आज हम यहाँ पर जमा हुए जो लोग हैं, वी आर डिवाइडेड सोशली, इकोनॉमिकली, एंड वी बिलोंग टू, वी आर ए ग्रुप ऑफ वॉरिंग कैंप्स, एंड आई मे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ कन्फेसिंग दैट आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सच अ कैंप। यानी कि यहाँ पर बाबा साहब जी अम्बेडकर वॉरिंग कैंप का यहाँ पर एक उल्लेख यहाँ पर करते हुए हमें दिखते हैं। एक मिनट, हाँ, अब दिख रहा है आप सबको ये? तो यस 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 ये सर। हमें, हाँ, तो ये जो ग्रुप ऑफ वॉरिंग कैंप्स, इस चीज को हमें यहाँ पर मुझे लगता है अंडरस्कोर, अधोरेखित करना होगा।
फिर बाबा साहब जी जनवरी 1947 को बाबा साहब वाज अपॉइंटेड टू वेरियस कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मार्च 1947 को बाबा साहब जी ने संविधान सभा के अंदर स्टेट्स एंड माइनॉरिटी को सुपुर्द किया। 14 अप्रैल 1947 को 55th बर्थडे बाबा साहब जी का था। तो वहां पर बाबा साहब कहते हैं कि आई प्रपोज टू फाइट विथ माई बैक टू वॉल। इसको आप पढ़ लीजिए। बट इफ दे डिसाइड द इशू, इसको हमें अंडरस्कोर करना है। इफ दे डिसाइड द इशू बाय मेजोरिटी, आई शैल सर्टेनली टेक वेरी डेफिनेट स्टेप्स टू डिसोसिएट माई सेल्फ एंटायरली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बाबा साहब जी अम्बेडकर, संविधान सभा शुरू है अभी, और संविधान सभा में बाबा साहब जी का एंट्री होने के बाद बाबा साहब जी कह रहे हैं कि वी बिलोंग टू वॉरिंग कैंप, और अगर आप लोग मेजोरिटी के बल पर यदि संविधान निर्माण का निर्णय करेंगे तो मैं संविधान सभा को छोड़ दूंगा उसको। 1947 और 29 अगस्त 1947 को उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। बाबा साहब जी का ये मराठी, यहाँ पर मैं आपके सामने वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट 3 पेज नंबर 68 का आपके सामने ये स्पीच रख रहा हूँ। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि 296 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, और कितना भी बड़ा महामानव क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी भी असामान्य बुद्धि हो, डिबेट करने का और करने का उसके अंदर सामर्थ्य हो, फिर भी वो अकेला होने के बाद वो क्या कर सकता है। यदि हमारे विरोधी जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड है उसे अगर खत्म करने का कट या फिर षड्यंत्र कर दिया, तो एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं कि हमें अभी भी बहुत बड़ा युद्ध करना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू है उधर, और शुरू होते हुए भी बाबा साहब जी ये स्पीच दे रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन थे, उस इलेक्शन के पहले बाबा साहब जी का स्पीच है। मर यानी कि मरने की तैयारी से ही हम इस समरांगन में उतरे हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो बाबा साहब की दृष्टि से वो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो नहीं था, वो था एक चीज, लेकिन वो बहुत बड़ा युद्ध था। वो युद्ध क्या है उसे हम समझने का यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। बाबा साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जिन लोगों ने हजारों साल हमें बीच रखा, वे लोग यदि सत्ता के अधिकारी हो गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहर नेहरू, कितना भी अगर कोई हमारे विरोध में षड्यंत्र करे, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की डिमांड है, वो डिमांड जो मुगल मुस्लिम है उनकी तरह यानी कि अवास्तव नहीं है। वो हमारी उन्नति करता है, वो हमारे सेफगार्ड के लिए। तो ये देखिए चीजें बाबा साहब ने यहाँ पर अधोरेखित की है। तो ये जो वॉर थी, व्हाट वॉर बाबा साहब वाज रेफरिंग टू, हु कॉन्स्टिट्यूटेड वेरियस कैंप्स, तो इसे हमें समझना होगा। तो दिस वाज वॉर बिटवीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नेशनल लाइफ। कि ये ब्रिटिश जाने के बाद, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बाद जो राष्ट्र की सत्ता और संपत्ति होगी, उसके सक्सेसर कौन होंगे, मुगल मुस्लिम हिंदू। बाबा साहब सेड कि हम तो हिंदू भी नहीं है और मुगल मुस्लिम भी नहीं है। आप एविडेंस पेपर साउथ बोर कमीशन देखेंगे, या फिर मूक नायक पेपर जो बाबा साहब ने किया था चालू, उसको देखेंगे, पत्रकारिता भी बाबा साहब की देखेंगे, उसके अंदर भी ये चीजें अधोरेखित होती हुई दिखती है। बाबा साहब कहते हैं कि रियल सोशल डिवीजन इन इंडिया क्या है, टचेबल हिंदू, अनटचेबल हिंदू, मोहम्मदन्स, क्रिश्चियंस, पारसी, ज्यूज। और टचेबल हिंदू फर्दर त्रैवर्णिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और नॉन ब्राह्मण जो शूद्र और आदिवासी। तो ये जो है सब लोग, दे आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नेशनल लाइफ। इस चीज को बाबा साहब जी यहाँ पर अधोरेखित करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब नहीं जाने चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्र की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पटेल ने कहा कि बाबा साहब के लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां ही नहीं, वो जो तावदान होता है, जो झरोके होते हैं, वो भी बंद है। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी जो मूवमेंट थी फुले शाह अम्बेडकर राइट, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल्स चार्ज था, एक आरोप था, और वो घटिया आरोप, घृणित आरोप था। वो आरोप क्या था कि हम ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के टूल हैं।
और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल नहीं होते। तो बाबा साहब ने दो टू कहा कि जो फॉल्स चार्ज है, we have not joined fight for freedom, is not because they are tools of British imperialism, but because they fear that freedom of India will establish Hindu domination, which is sure to close to them and forever all prospect of life, liberty and pursuit of happiness. तो रीजन क्या है टू नॉन कोऑपरेट विद द देन कांग्रेस? उस समय का जो कांग्रेस था वो ब्राह्मण बनियों का संगठन। बिकॉज वी डू नॉट विश टू बी प्लेस्ड अंडर हिंदू राज, इन विच गवर्निंग क्लास वुड बी बनिया एंड ब्राह्मण विद लो क्लास हिंदू एज देयर पुलिसमैन। तो फिर संविधान जो निर्माण होने की बात चल रही थी, संविधान निर्माण के समय का जो हम देखेंगे प्रीमाइस ये था कि अंग्रेज जाने के बाद भारत के सत्ता संपत्ति के अधिकारी कौन होंगे? तो हिंदू का कहना था हम होंगे, पेशवाओं का कहना था हम होंगे, और मुगल तुर्क मुसलमानों का कहना था हमने भी भारत पर राज किया 700 साल तो हम ही होंगे। तो 50% हिंदू, 50% मुस्लिम। सिख आए, सिख ने कहा फिर हम कहाँ पर है? तो सिख लोगों का भी उसके अंदर कुछ अधिकार होना चाहिए, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस। तो इस प्रीमाइस में कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना है। जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस थे उनका कहना था कि ब्रिटिश इंपेरियलिज्म से मुक्त होना ही बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। मगर बाबा साहब जी कहते थे नहीं, इसके अलावा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस थे उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा। और इस वजह से कम्युनल डेडलॉक, यानी कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट, इसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मुसलमान, त्रैवर्णिक हिंदू, सवर्ण हिंदू, अनटचेबल्स, आदिवासी, इन लोगों के बीच एक मत न होने के कारण भारत छोड़ के जाने का जो मामला था वो आगे खींचता गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है आज हमें समझनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो उनका रिप्लाई था कि वो डेमोक्रेसी होगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी? एडल्ट फ्रेंचाइज, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाबा साहब जी का कहना था, विल देयर बी एनी अदर सेफगार्ड्स बिसाइड्स एडल्ट सफरेज फॉर प्रिवेंटिंग द tyranny ऑफ हिंदू कम्युनल मेजोरिटी? और इनका कहना था कि नहीं, इसके अलावा आपको कोई सेफगार्ड नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? तो इससे राष्ट्र का और समाज का विभाजन होगा। ऐसे कुछ दकियानुसी बातें वो कहते थे। लेकिन बाबा साहब जी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कम्युनल प्रॉब्लम, इट्स अ कम्युनल डेडलॉक नाउ, और इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो उस सॉल्व करने के लिए सभी लोगों का कंसेंट होना चाहिए। इस बात को हमें यहाँ पे समझना होगा। तो जो इन मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टैंडिंग कम्युनल मेजोरिटी cannot be ignored, and the problem of devising safeguards so as to reconcile it with political democracy must be faced. ये हमारी रीजनिंग थी। ये रीजनिंग क्यों आई? तो इसका एक कारण था कि चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। बाबा साहब जी का एक रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। वॉल्यूम 9, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इसका जो चैप्टर 7, 8 और 9 इतने महत्वपूर्ण है, और चैप्टर नंबर 9 पर्टिकुलरली, विशेष तौर पर इसे हमें पढ़ना होगा। जो भी हमारे साथी फुले अम्बेडकर वाद के इस मूवमेंट में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें चैप्टर नंबर 9 को समझे बगैर ये मूवमेंट समझ में नहीं आएगी। और आज का जो विषय भी है वो बहुत ज्यादा तौर पर वॉल्यूम नंबर 9 पर बेस्ड है। बाबा साहब कहते हैं कि जो एटीट्यूड है ब्रिटिशों का हमारे स्वतंत्रता के प्रति, वो चेंज होते गया है। पहला फेज था कि हम लोगों ने, अंग्रेजों ने आप लोगों को तलवार के बल पर जीता है, आपको तलवार ही चलानी होगी मुक्त होने के लिए। अब ये जो एटीट्यूड था उनका वो चेंज हो गया, और उसके बाद वो सेकंड फेज में आए। और वो सेकंड फेज क्या था? सेकंड स्टेज वाज फॉलोड बाय, वो कहते थे कि हम भारतीयों को फ्रीडम देंगे, बट दे आर इनकेपेबल टू रन पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस। आप लोग लायक नहीं हो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए। तो जो इन एलिज इनकेपेसिटी का दौर एक आया, इट बिगैन विथ लॉर्ड रिपन्स रेजिम। लॉर्ड रिपन का जो मिनट्स है, उसने क्या किया? सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मुक्त किया, और वहां पर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन को मान्यता प्राप्त हुई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1919 को अगर हम पढ़ेंगे
तो प्रांत जो होते हैं प्रोविंशियल राज्य, जिसे आप स्टेट कहते हैं आज, तो उसकी भी, और 1935 वाज उसका पीक था। तो स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने क्या किया, लॉर्ड रिपन, फिर 1909, 1919 और 1935 का जो एक्ट बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर प्रांत की गवर्नमेंट और फिर केंद्र की गवर्नमेंट, ऐसे उन लोगों ने इन चीजों को स्वराज्य की होम रूल के तौर पर यहाँ पर मुक्त करते हुए हमें दिखाई देता है। और फिर थर्ड स्टेज बाबा साहब कहते हैं वो अब आई है। और बाबा साहब का मैं यहाँ पर आपको पढ़ के देता हूँ कोट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नाउ ashamed to say that they will hold India by sword. It no longer says that Indians have no capacity to run parliamentary institutions. British government admits India's right to freedom, even to independence, if Indians so desire. The British government admits the right of Indians to frame their own constitution. There is no, there can be no greater proof of this new angle, this new vision than Cripps proposal. 1942 को क्रिप्स आया था। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सरसरी तौर पर आपको इस विषय की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। बट देयर वॉज अ कंडीशन, और ये जो किंतु था ना, ये जो परंतु था, वो बहुत बड़ा था। वो कंडीशन क्या थी? ये कंडीशन आज तक हमारे सामने आई नहीं, और इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम संविधान को समझने में हमारे दोस्तों को होते हैं, भाइयों बहनों को होते हैं। वो कंडीशन क्या थी? उस कंडीशन को बाबा साहब जी ने वॉल्यूम नंबर 9 में अंडरस्कोर किया है। वो कंडीशन अब आज हम देखेंगे। द कंडीशन प्रेसिडेंट लेड डाउन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम is that Indians must produce a constitution which has the concurrence of important elements in the national life of the country. ये वो कंडीशन थी। ब्रिटिश लोगों ने निर्णय कर लिया था कि हम अब भारत को छोड़ कर जाएंगे। हमारी प्री कंडीशन है, जो राष्ट्र जीवन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनके बीच एक कंसेंट होना चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए, एक कॉन्करेंस होना चाहिए। और ये चीज यहाँ पर बाबा साहब जी अग्रदूरी कहते हैं। यानी कि अब प्रॉब्लम ब्रिटिश जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम रहा ही नहीं था 1942-43 के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्रिटिश जाने के बाद सत्ता संपत्ति का विभाजन किस बिना पर हो, उसके प्रिंसिपल्स क्या हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है उसको किस तरीके से इस नागरिकों के बीच, क्योंकि नागरिक जैसे मैंने आपको पहले कहा था, देर इज नो इंडियन इन इंडिया। सारे के सारे जात वर्ण सब कास्ट में ये सब बटे हुए लोग हैं। तो ये बटे हैं, इस वजह से इन लोगों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को यदि हम आदर्श की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो व्यवहार के अंदर लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ चीजों को हमें लाना होगा, सेफगार्ड्स को हमें लाना होगा। तो ये बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी होगी। टू हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स इन बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस। बाबा साहब जी की अगर आप किताबें पढ़ेंगे, उनकी पत्रकारिता देखेंगे, उनके भाषणों को पढ़ेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट लो, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स लो, 4 नवंबर का स्पीच लो, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया ले, इन इन सब किताबों में, लगभग 6 से 7 किताबों में, 15-16 भाषणों में, और पत्रकारिता के अनगिनत लेखों में, अग्रलेखों में, बाबा साहब जी दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल्स बार बार अंडरस्कोर करते हैं, बार बार हमारे सामने लाते हैं। यानी इसका इसका मतलब है इन दो उदाहरणों का हमारे मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या एग्जाम्पल्स है? तो पहला एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं आयरिश होम रूल का। आयरिश लोग, आयरलैंड, ये भी ब्रिटिशों का गुलाम था, और उन लोगों ने वहां पर होम रूल की बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई, और उनको ब्रिटिशों से होम रूल प्राप्त हुआ। और प्राप्त होने के बाद वहां पर भी समाज के बीच दो बहुत बड़े वर्ग थे, एक मेजोरिटी था, एक माइनॉरिटी था। अब जो मेजोरिटी वर्ग का रेडमंड नाम का नेता था, उसने कहा माइनॉरिटी के नेता को, कार्सन को, चलो अब हम अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुए, अब मांगो तुम्हारे लोगों के लिए तुम्हें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड राइट्स चाहिए। तो जो कार्सन ने उसको उत्तर दिया, डैम योर सेफगार्ड्स, आई डू नॉट वांट टू बी रूल्ड बाय यू। अरे रेडमंड, तेरे संविधानिक राइट्स एंड लायबिलिटीज डाल दी इसमें, पानी में,
हमें जैसे अंग्रेजों के आधिपत्य के नीचे शासित नहीं होना था, उसी प्रकार हमें आप लोगों के अंतर्गत भी शासित नहीं होना। और फिर बाबा साहब कहते हैं, जो भूमिका कार्सन ने ली थी, आयरिश होम रूल के रेवोल्यूशनरीज ने ली थी, वो भूमिका मैं भी ले सकता हूं। डैम योर सेफगार्ड्स, वी डू नॉट वांट टू बी रूल्ड बाय यू। मगर मैं ये भूमिका नहीं लेता। मैं कहता हूं, बाबा साहब कहते हैं, ए स्मॉल कंडीशन, गिव अस ए 70 प्लस माइनस कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। 70, ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिए, इसको लिख लीजिए। 70 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमें दे दो, वी आर रेडी टू बी रूल्ड बाय यू। Let us come to the terms and settle this question. And I'm quite willing and prepared to agree. ये बात बाबा साहब जी यहां पर अधोरेखित करते हैं। 70 कॉन्स्टिट्यूशनल, 70, ये बात महात्मा फुले जी ने भी कही थी यहाँ पर। ये मराठी के कोटेशन है, और छत्रपति शाहू महाराज जी ने भी इन चीजों को अधोरेखित किया था। तो ये जो प्रीकंडीशन थी, वो प्रीकंडीशन का सिग्निफिकेंस था। Significance of the precondition: India must produce a constitution which has the concurrence of the important elements in national life. तो सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका तो मीनिंग हमने शुरुआत में देख लिया, किंतु एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूँ। एनालिस्ट ऑफ कास्ट, एक बहुत प्रसिद्ध किताब बाबा साहब जी की, स्पीच प्रिपेयर्ड बट नॉट डिलीवर्ड, इसको हम एक देखेंगे। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक कमेंट बाबा साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस are in the first instance not questions of right but questions of might. संविधान केवल हक और अधिकार का मुद्दा नहीं है, ये शक्ति का स्रोत है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइट। और जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, उसने जो समाज में, राष्ट्र में व्याप्त एक्चुअल कंडीशन है, रियलिटी जो है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी उसका उपयोग होता है। और बाबा साहब कहते हैं, वी नीड अ पावर हमें चाहिए, सत्ता हमें चाहिए। जो विषमतावादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, इनह्यूमैनिज्म मानने वाले लोग हैं, उनको यदि हमें परास्त करना हो तो हमें भी पावर चाहिए। तो ये पावर पावर का जो गेम है, व्हाट इज पावर? वट एवर मे बी द डेफिनेशन ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट, de facto power means power to legislate law, power to enforce the law, and power to punish if the law is broken. ये तीन चीजों जो है ना, इसके अंदर ही पावर समाहित है। यानी कि कानून बनाने का, विधान बनाने का अधिकार जिनके पास है, उसके पास पावर है। बना हुआ विधान लागू करने का पावर, उसके पास पावर है। और बना हुआ विधान यदि आप उल्लंघित करते हैं तो दंड देने का अधिकार, ये एक सबसे बड़ी पावर है। इसके अलावा भी रिलीजन इज सोर्स ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, ये सारे सोर्सेस है। रिलीजन जो है वो भी एक सोर्स ऑफ पावर है, जिससे एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एमिनेट होती है ना। और ये जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ जो रिलीजन से इमिनेट होती है, उसके अंदर नर्चर होकर जो इंडिविजुअल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में घुसते हैं ना, वो उस सीट का, उस पावर का इस्तेमाल उस तरीके से करते हैं। फिर यदि सांसद, विधायक, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आईएएस, आईपीएस, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने वाले इंडिविजुअल है, जो उनकी सीट होती है ना, पावर सीट, वो तो व्यक्ति सापेक्ष है, वो व्यक्ति निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। उसको जो धारण करने वाला व्यक्ति है, यदि वह ब्राह्मणवादी होगा, मनुवादी होगा, तो वो भी उस लेजिस्लेचर का, उस एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का उपयोग प्रयोग अपने वर्ग को मजबूत करने के लिए करेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो डिज्यूर इंडिया इज सेक्युलर स्टेट विद पॉलिटिकल एम ऑफ लिबर्टी, बट डी फैक्टो दोज पर्सन हु फिल अप द पावर स्ट्रक्चर, वो कौन है? ये चीज ये चीज तो पहले ही हमारे महापुरुषों को पता थी, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है। इसीलिए इसके बारे में तो हम आगे देखेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं, वो दोज हु फील द पावर स्ट्रक्चर, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस, दे आर कास्ट हिंदू पर्संस, एंड देयर सोशल एम इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, मैंने जैसे पहले कहा, त्रिगुण थ्योरी ऑफ ब्राह्मणिज्म, सत्व रजतम, सत्व रजतम वर्सेस समता, स्वतंत्रता, मैत्री, त्रिसूत्री वर्सेस त्रिगुण, ये नया
बाबा साहब कहते हैं आई एम एट अ वॉर विद सिविलाइजेशन, विच इज एक्चुअली नॉट सिविलाइजेशन जनरली। तो इसको हमें यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में, इस दृष्टिकोण में इस चीजों को समझना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मुझे लगता है आप बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट में काम करने वाले और एकेडमिक पर्सनालिटीज भी हैं, वी ऑल नो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पावर स्ट्रक्चर बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मुगलों का था, तुर्कों का रूल यहाँ पर था, ब्राह्मणिकल फोर्सेस यहाँ पेशवाओं का राज था। अब मैं जहां से बिलोंग करता हूँ मराठवाड़ा, तो वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हमारे ऊपर निजाम का राज था। और हम 15 अगस्त 1947 को मुक्त नहीं हुए, हम 17 सितंबर यानी कि 2-4 दिन पहले 1947 को मुक्त हुए, या 48 को, आफ्टर 1 ईयर। और हमारा कोई प्रतिनिधि भी नहीं था इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इफ यू उस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो ये पावर स्ट्रक्चर को समझना है। तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन लोगों ने उनके साथ क्या लाया, बाबा साहब इसको अधोरेखित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर 2-3 किताबों का उल्लेख किया, इसके अलावा मैं और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे भाई डॉक्टर साईराम जी ने इसके पहले जो सेशन दिया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण, और उनका मैं विशेष तौर पर अंतःकरण पूर्वक फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक सरसरी तौर पर बाबा साहब जी के किताबों का वहां पर एक एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू हमको दिया है। तो बाबा साहब जी की ये जो लोकतंत्र और संविधान को समझने के लिए हमें एक किताब को और ध्यान में रखना होगा। वो किताब क्या है? वो किताब है द अनटचेबल्स एंड पैक्स ब्रिटानिका। इसको हमें पढ़ना होगा, वॉल्यूम नंबर 12 में वो उपलब्ध है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जब आए तो इन लोगों ने इनके साथ क्या लाया, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ। हम लोगों को केवल इतना ही बताया गया, नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि इंडियन पिनल कोड ने, जो अभी ये बन गया, तो इंडियन पिनल कोड ने केवल मनुस्मृति को ही नहीं खत्म किया, तो बल्कि इंडियन पिनल कोड ने शरीयत को भी खत्म किया है। इसको भी हमें देखना होगा। तो जब ये लोग यहाँ पर आए तब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, कुछ सोशल रिफॉर्म करने का प्रयत्न किया, मगर वेल्लोर की म्यूटिनी और 1857 की म्यूटिनी, जिसे क्रांतिबा फुले कहते भट्ट पांडु का बंड, भट्ट पांड्यांची क्रांति, तो ब्रिटिश लोगों ने वो स्टॉप कर दिया। और क्वीन जो थी उनकी, उसने प्रोक्लेमेशन दिया ना 1857 को, और एक क्वींस प्रोक्लेमेशन यानी पूना पैक्ट, आज का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राह्मणिकल फोर्सेस, तिलक को अगर आपको समझना है, गांधी को समझना है, पंडित मदन मोहन मालवीय को समझना है, आरएसएस को समझना है, विश्व हिंदू परिषद को समझना है, और हमारे जो महापुरुष है उनको समझना है, तो आप लोगों को और एक डॉक्यूमेंट समझना होगा। दैट डॉक्यूमेंट इज अ क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन के पहले क्या हुआ, ब्रिटिश को सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे, और उन रिफॉर्म की वजह से चिढ़कर ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने, यानी कि मंगल पांडे ने कुछ देशभक्ति के, उसके अंदर जोर पैदा हुआ, इसलिए क्रांति नहीं की, गोली नहीं चलाई, बल्कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, गाय की चर्बी उसको लगाइए, सूअर की चर्बी लगाई, इसलिए तुर्क मुगल उसके लिए खड़े हुए। ओके, नेशनलिज्म वगैरह ये कहना दकियानुसी बात है। मगर उससे घबरा गए, ब्रिटिश भी आए थे, वो कोई हमारे अंदर चेंज करने के लिए नहीं, वो भी व्यापारी लोग थे। उनका एक ही एम था, एक ही पर्पस था, जितना लूटना है लूट लो, अपने अपने पॉकेट भरो और अंग्रेज इंग्लैंड को चले जाओ। तो उन लोगों ने निर्णय किया 1857 को, 1 नवंबर 1858 को भी उसको पढ़ के सुनाया गया भारत के अंदर, इन इलाहाबाद स्पेशली। उन्होंने 4 चीजें कही, क्वीन ने, क्वीन डिक्लेरेशन में 4 चीजें हैं, लॉ के तौर पर हमें देखना होगा। वी विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, वी विल नॉट इंटरफेयर इन सोशियो रिलीजियस मैटर्स, विल नॉट एक्सटेंड द बॉर्डर्स फर्दर, और विल नॉट इंटरफेयर इन प्रिंसली स्टेट्स अफेयर। ये 4 आश्वासन, हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हमारा जो ब्रिटिश राज है अब इसके आगे हम इसकी बाउंड्री नहीं बढ़ाएंगे, और हम जो प्रिंसली स्टेट्स है उसके अंदर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये था भारत बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, हम देखेंगे। तो जो यहाँ पर दिख रहा है रेड में, ये पूरे प्रिंसली स्टेट्स है। दिस वॉज 48% एरिया ऑफ टोटल इंडिया, और 28% पॉपुलेशन वहां रहती थी। ये जो हैदराबाद का एरिया दिख रहा है, यहाँ से हम बिलोंग करते थे। और 52% एरिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया था, यानी ब्रिटिशों का राज यहाँ पर लागू नहीं था हैदराबाद में, इधर उधर।
ओनली रेसिडेंट वहां पर रहता था, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और सम इंटरनेशनल ट्रीटीज, और बाकी तो वो खुद का ही अपना राजकाज वहां पर चलाता था। मैसूर में देखिए, ईस्टर्न इंडिया देखिए, राजपूताना यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए आप कोल्हापुर, डेक्कन स्टेट्स, छत्रपति शाहू महाराज और छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़, ऐसे दो तीन छोड़ दीजिए, तो बाकी के सारे ब्राह्मणिकल फोर्सेस, मुगल तुर्कों के, ये राज वहां पर चलता था 48% एरिया पर। और 52% एरिया जो था ब्रिटिश इंडिया का, वहां पर 78% पॉपुलेशन रहती थी। ये एक भारत है बिफोर, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया और बिफोर इंडिपेंडेंस और इन इंडिया। तो ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी, इसका उपयोग, इसका एडवांटेज लिया गया ब्राह्मणिकल फोर्सेस के द्वारा। 1857 के बाद अंग्रेजों के प्रशासन में बहुत सारे ब्राह्मण बनिया, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि इसको ज्वाइन करो अंग्रेजों को। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्राह्मण बनियों ने ब्रिटिश फौज ज्वाइन करनी चाहिए, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा प्रचार का, एक प्रोपोगंडा का एक मुहिम चलाया था। 6 जिलों में घुमा था कि ब्रिटिशों की फौज ज्वाइन कीजिए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो महात्मा फुले शाहू महाराज जी ने वो जो क्वींस डिक्लेरेशन था उसको बाईपास किया। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी समय का कंस्टेंट होने के कारण मैं उसके अंदर नहीं जाने वाला। यहां पर एक देखना होगा, सेपरेट रिलीजन, दे आर नॉट हिंदूज, क्योंकि ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, उन्होंने कहा था कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब जो अस्पृश्य लोग हैं, वो किसका हिस्सा थे? हिंदू का। अब अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए, फिर आज के समय में जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनके लिए अगर कुछ करना होगा सरकार को, तो उनको करने से रोका गया। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। बाबा साहेब यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेजों को इन चीजों की वजह से, 1857 वगैरह वगैरह की वजह से नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को लाया गया। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसको अभी हम देखते हैं। भारत के अंदर जो संसद बनी, पार्लियामेंट, और डेमोक्रेसी की बात हम आज कर रहे हैं, लोकतंत्र की, 1861 में बनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1861। और वहां पर वेरियस रिफॉर्म लाए गए, सती का, विडो मैरिज वगैरह वगैरह। लेकिन जो डिप्रेस क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, उनका मेंशन भी प्रोसीडिंग में नहीं होगा। 55 ईयर्स के बाद 1916 में पहली बार संसद के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस का मुद्दा उठा। वो किसने लाया? कोई ब्राह्मण बनिए ने नहीं लाया, एक पारसी जेंटलमैन थे, मानिक जी दादा भाई, मुंबई के, उन्होंने लाया। और वो रेजोल्यूशन लाया था दैट देयर लॉट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड दे मस्ट प्रोवाइडेड विद सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि संसद स्थापना हुई 1861 में। हमारा उल्लेख जो शेड्यूल कास्ट आज के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ है भारत में, 20 करोड़। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। और एस सी एस टी को अगर आप गिनेंगे ना एक साथ, तो उनके नियर अबाउट 32 35 4 करोड़ हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी पॉपुलेशन, उतनी इनकी पॉपुलेशन है। तो उनका तो मुद्दा ही नहीं आया कभी संसद में। आया आफ्टर 55 ईयर्स, 1916 में। वो भी लाया किसी सवर्ण हिंदू ने नहीं, पारसी जेंटलमैन थे, उन्होंने लाया। अब इस रेजोल्यूशन का विरोध किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और उसने कहा, आई कोट, गवर्नमेंट शैल नॉट इंटरफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस और सोशल रिलीजियस कैरेक्टर एंड एक्यूजेशंस ऑफ अ कैरेक्टर इन क्वेश्चन आर देयरफॉर टू बी अवॉइड्स देयर। यानी कि आप जो कह रहे हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ करें, तो हम हिंदू हमारे बीच देख लेंगे हमारा क्या करना है। फिर जैसे पारसी को इसके बीच हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, और अंग्रेज भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बाबा साहब वॉल्यूम नंबर 12, पेज नंबर 134 पे आप देख लीजिए। और यही बात पंडित मदन मोहन मालवीय को पुनः पैट के ऑन बिहाफ ऑफ त्रैवर्णिक सवर्ण हिंदू ने उसने साइन किया। उसको 2015 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न दिया। वो जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसने भी इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था। उसके बाद डायरेक्टली 1916 के बाद बैरिस्टर जयकर का आप लोगों ने नाम सुना है, उन्होंने 1928 को दूसरा एक रेजोल्यूशन लेके आए। उसका भी रेजोल्यूशन का विरोध किया गया
बाई GS वाजपेयी नाम के एक सांसद ने। और यही वाजपेयी के फैमिली का व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, इसको भी भारत रत्न मिला। आप देख लीजिए किस तरह से जुड़े हुए लोग हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने भी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ली और हाथ इसमें से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अनटचेबिलिटी का, कास्ट सिस्टम का, वर्ण व्यवस्था का जो आपके ऊपर आघात होता है, वो तो हमने निर्माण ही नहीं की। आप आओ लोग, आप आपके अंदर वो आपका घरेलू मामला है, उसको आप देख लीजिए। इस ऐसा कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। बाबा साहब कहते हैं कि आजकल तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें, पर्टिकुलरली आफ्टर 1 जनवरी 1818 के बाद का जो विवाह कोरेगांव का जो आजकल चल रहा है ना, बहुत सारा नया ट्रेंड। 200 साल हुए तो उस समय पैरामेडिकल फोर्सेस ने राइट करने का भी, दंगा करने का भी प्रयत्न किया। तो हमें कहते हैं कि ये ब्रिटिशों को मारने वाले लोग थे, लेकिन हालांकि हकीकत ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बाबा साहब जी ने कहा कि अंग्रेजों का शासन भी ब्राह्मणों का ही शासन था, उन्हीं के हाथ में था। अंग्रेजों के शासन का सबसे बड़ा अगर कोई उनका कुशन अगर होगा, तो वो ब्राह्मणिकल फोर्सेस थे। बाबा साहब जी का वॉल्यूम 18 ये मराठी का स्पीच है। यावरून हिंदी राज्य कारभाराला मग तो इंग्रज चालवित असो की काँग्रेस चालवित असो, ब्राह्मण बाधा झालेली आहे उघडत। बाबा साहब यह कहते हैं कि जो हिंदी हमारा जो ये गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, अगर वो अंग्रेज चलाए या फिर उस समय की कांग्रेस चलाए, उसको ब्राह्मणों की बाधा हुई है, ये उनके लिए कार्यरत होता है। ये बात यहाँ पर बाबा साहब अधोरेखित करते हैं। तो ये जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है, इसको बाबा साहब जी ने चैलेंज किया। वो चैलेंज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब जी ने कहा कि तुम जो ब्रिटिश लोग हो, वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकम्पिटेंट हो। यू आर लाइक ए चाइनीज टेलर, आप चाइनीज टेलर के जैसे हो। चाइनीज टेलर का एक कथा है। चाइनीज टेलर की कथा क्या है? एक चाइनीज टेलर होता है, उसके पास एक आदमी जाता है और कहता है कि मुझे एक कोट सिलाना है। बाबा साहब कह रहे हैं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द सोशल अरेंजमेंट्स एज इट फाउंड देम एंड हैज प्रिजर्व्ड देम फेथफुली इन द बैनर ऑफ द चाइनीज टेलर। ये तो कथा, एक पुरानी कथा है चाइनीज टेलर की। तो वो कहता है कि कोट सिलाओ, लेकिन मेरा जो पुराना कोट था उसी के हिसाब से, क्योंकि वो मुझको पसंद था। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पुराना कोट मेरे पास रख दो और नया कपड़ा दे दो। तो वो आदमी उसके पास रख देता है। और रखने के बाद 15 एक महीने के बाद उसके पास वो नया जो सिला हुआ कोट है वो लेने के लिए जाता है। और वो खोल के देखता है, तो जो नया कोट बना है वो भी पुराने कोट के हिसाब से ही बना हुआ है। पुराने कोट में जहाँ छेद थे, बिल्कुल वैसे ही उस टेलर ने, चाइनीज टेलर ने छेद बनाए। जहां से चूहे ने कुतरा हो, वही वैसे ही उसने हाथों से कुतरा। तो बाबा साहब कहते हैं कि भारत में आप आने के बाद वर्ण व्यवस्था थी, आप आने के पहले। आप आने के बाद आप तो कहते हैं डेमोक्रेसी के पुरोधा है, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ, क्या बहुत बड़े पुरोधा है। फिर भी भारत के जनजीवन में, भारत के इस गवर्नेंस में कुछ चेंज हमें दिखाई नहीं देता। अब चाइनीज 150 साल के बाद भी जैसा भारत था आपके आने के पहले, जाति व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से, सबकास्ट से, छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त, बिल्कुल वैसा ही भारत है। अब हमने आप लोगों की तरफ देखा, लेकिन आप यू आर क्वाइट इनकम्पिटेंट टू टैकल आवर प्रॉब्लम्स, ये बाबा साहब कह रहे हैं यहाँ पर। और किसके मुंह पर कह रहे हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग, जिस मीटिंग में अंग्रेज शासन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड, और जिन अंग्रेज शासन के बारे में कहते थे कि सूर्य वहां पर, जो सूरज है वो डूबता नहीं, ऐसे बड़े साम्राज्य का जो किंग था पंचम जॉर्ज, उसके सामने बाबा साहब कहते यू आर क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, उसके मुंह पर। और बाबा साहब आगे कहते हैं इस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का विरोध करते हुए, द टाइम व्हेन यू वर टू चूज एंड इंडिया वाज टू एक्सेप्ट इज गॉन, नेवर टू रिटर्न। लेट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड नॉट द एक्सीडेंट ऑफ लॉजिक बी द टचस्टोन ऑफ योर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी फर्स्ट राउंड टेबल इंडिया कॉन्फ्रेंस में इसको अधोरेखित कर रहे हैं यहाँ पर, कि लेट द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड नॉट द एक्सीडेंट ऑफ लॉजिक। एक्सीडेंट लॉजिक हुआ अब तक, इसको देखिए आप। यानी कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके पहले लगभग ब्रिटिश लोगों ने 14 बार प्रयत्न किया भारतीयों का शासन प्रशासन चलाने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
चार्टर एक्ट, ये जो चीजें होती है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। तो लगभग 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 क्रिप्स प्रपोजल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन थे। इनके अलावा गोखले ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1895 में। ब्राह्मणों ने मिलकर होम रूल स्कीम, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 तिलक ने बनाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916, जो आज कह रहे हैं ना ब्राह्मणिकल फोर्सेस, अरे पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, उसकी नींव इस 1916 कांग्रेस लीग स्कीम में है। और इस स्कीम का निर्माता इन हिंदुत्ववादियों का परदादा बाल गंगाधर तिलक है, मदन मदन मोहन मालवीय था। इस स्कीम में मुगलों की, तुर्कों की 14 की 14 जो उनकी डिमांड थी ना, कहते 14 डिमांड्स ऑफ जिना, उसको मान लिया गया था। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिना वॉज ए एडवोकेट ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो समझिए किस तरीके से ये सारे शासक वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्कीम ऑफ 19 नेहरू रिपोर्ट 1928, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बी एन राव का नाम लेकर बाबा साहब जी को कमतर लिखने का काम बहुत ज्यादा होता है। तो बी एन राव ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, आउटलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सप्रू ने भी लिखा था। तो ये ब्राह्मणिकल फोर्सेस के 7 प्रयत्न, अंग्रेजों के लगभग 14 प्रयत्न, तो ऐसे लगभग देखिए, आप देख लीजिए 23-25 प्रयत्न हुए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग थे, SC ST OBC और अदर माइनॉरिटीज को मानने ही नहीं थे, हम लोगों ने इसको उठाया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हमारा कहता था यहाँ भी मान्य नहीं, सर्वमान्य कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये क्यों, इसको अभी हम आगे देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण, एक मैजिकल कहते हो, एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना, खजाने पर लोटा हुआ सांप, ऐसे नहीं। ब्रिटिश आर नाउ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रिसीवर। लॉ में होता है, एक रिसीवर होता है। यदि प्रॉपर्टी का दो भाइयों में झगड़ा हो, तो पूरी प्रॉपर्टी एक रिसीवर के पास रखते हैं। झगड़ा खत्म होने के बाद वो रिसीवर प्रॉपर्टी जिसके पक्ष में न्याय हुआ उसके हाथ में सौंप देता है। तो ब्रिटिशर्स आर नाउ एज ए रिसीवर। उन लोगों ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी कि हम भारतीयों को स्टेप बाय स्टेप स्वतंत्रता देंगे। ये घोषणा कब हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 20 अगस्त 1917 को। इसके अंदर 10 बिल आई है। 20 अगस्त 1927 को साइमन कमीशन आया। 10 ईयर्स मिला लीजिए। 20 अगस्त 1937 को पहली बार भारत के इतिहास में चुनाव हुए राज्यों की, प्रोविंसेस के। और उस समय 10 11-12 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। उसमें से 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, और 9 के 9 प्रांतों के प्रधानमंत्री उस समय कहते थे, आज के मुख्यमंत्री, ब्राह्मणों को बनाया। और फिर उसके अंदर 10 डाल दीजिए। 15 अगस्त 1947 को तो हम सॉवरेन बन गए, फ्री हो गए, लिबर्टी प्राप्त हुई, फ्रीडम प्राप्त हुई। लिबर्टी तो नहीं, बिकॉज लिबर्टी और फ्रीडम में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो विद इन 30 ईयर्स ये आगे भी बढ़ सकता था, मगर यहां पर जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, ड्यू टू बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी कंसेंट के को लेकर ये राष्ट्र का निर्माण हुआ है। यानी कि 1917 में ही जितने सारे दूरदृष्टि के नेता थे, ब्राह्मणिकल फोर्सेस के या फिर हमारे, उनको पता था कि अंग्रेज एक न एक दिन चले जाने वाले हैं। उनके जाने के बाद इस राष्ट्र की सत्ता संपत्ति का संचालन किस कानून के अनुसार, किस प्रिंसिपल्स के अनुसार होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का झगड़ा अभी आने वाले समय में होने वाला है। इसको इसी समय देख लिया गया था 1917 में। तो 1917 के बाद ही 1920 में जब बाबा साहब जी ने लिखा है, जैसे कि आज का विषय ही हमारा है, कि बाबा साहब जी के पत्रकारिता में, लेखों में, भाषणों में, किताबों में लोकतंत्र और संविधान को समझने का आज हम कोशिश कर रहे हैं। तो 1917 से देखिए आप, साउथ बोर कमीशन वगैरह वगैरह शुरू हो गए। अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात की और मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो क्या है कि प्री कंडीशन रखी थी ब्रिटिशों ने कि तुम जो लोग हो, भारतीय लोग, आपस में सहमति बना लो संविधान के प्रति। बना लोगे तो हम भारत छोड़ के जाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम क्या
वी आर नॉट हियर टू अंडर डिक्लेरेशन मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अगर हमने संविधान बनाया तो ब्रिटिश निकल के जाएंगे, नॉक एंड इट विल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। ब्रिटिश धोखा भी दे सकते हैं, और धोखेबाज है ही आप आज तक के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम संविधान बनाएंगे सर्वसहमति से सभी लोगों के बीच, फिर भी ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश नहीं जाएंगे। लेकिन इसका एक फायदा होगा, क्या होगा कि ब्रिटिशों को टेस्ट हमें करना होगा, और दूसरा, दे कांट पुट टू टेस्ट अनलेस दे आर प्रेजेंटेड विथ एन एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्रीमेंट करना होगा, एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बार गांधी जी ने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब जी पूना पैक्ट के ऊपर साइन कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है। बाबा साहब ने कहा आप लोग इस पैक्ट को मानेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, आप लोगों का चाल चलन मुझको पता है। तो गांधी जी ने कहा मुझ पर विश्वास रखिए। तो बाबा साहब ने कहा अरे गांधी जी, तुमने भी कोई अमृत नहीं पिया, मैंने भी कोई अमृत नहीं पिया, हम दोनों मरने वाले एक न एक दिन। हमारे जाने के बाद हमारे लोग और तुम्हारे लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, उसका कुछ कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और दैट डॉक्यूमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर ब्रिटिश लोगों के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर करने के पहले। सो लॉन्ग एज द गवर्नेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्निंग क्लास है, ये कोर्स ने इस्तेमाल करते कौन सा, एग्रीमेंट, तब तक हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। क्वेश्चन वॉज वेयर फ्रीडम और नेशन सेफ फॉर डेमोक्रेसी। बाबा साहब जी ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को अधोरेखित किया है लोकतंत्र को समझने के लिए। देखिए, क्वेश्चन वॉज वेयर फ्रीडम और नेशन सेफ फॉर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ द कंट्री और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ये चीज को बाबा साहब जी यहाँ पर बहुत अंडरस्कोर करते हुए दिखते हैं। गवर्निंग क्लास और सर्वाइवल क्लास भारत के अंदर है। गवर्निंग क्लास कौन है, तो बाबा साहब जी कहते हैं गवर्निंग क्लास ब्राह्मण बनिया है, और सर्वाइवल क्लास कौन है, शूद्र अतिशूद्र यहाँ पर सर्वाइवल क्लास है। तो ये गवर्निंग क्लास को का अस्तित्व हमें देखना होगा, और 5 बेसिक कंसिडरेशन दिए बाबा साहब जी ने, उसको हम सरसरी तौर पर देखते हैं। पहला, कि जो गवर्निंग क्लास होता है उनको हम पूर्ण मताधिकार के ऊपर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के द्वारा हरा नहीं सकते। नंबर 2, गवर्निंग क्लास का होना ही लोकतंत्र के विरोधी और विसंगत बात है। तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वन मस्ट बी अवेयर दैट सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी बिकम्स रियल नॉट व्हेन a constitution based on adult suffrage comes into existence, but when the governing class loses its power to capture the power to govern। इसको तीसरी चीज हमें समझनी होगी। चौथी, कि कुछ देशों में वहां के गवर्निंग क्लास को हराने के लिए पूर्ण मताधिकार, फंडामेंटल राइट, पीरियोडिक इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन काफी हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर फंडामेंटल राइट, एडल्ट सफरेज, पीरियोडिक इलेक्शन के अलावा भी यहाँ के जो एसटी, एसटी, ओबीसी है उनको आदर सत्कार चाहिए, क्योंकि भारत का जो शासक वर्ग है वो बेहद षड्यंत्रकारी, बेहद घृणित चीजें करने वाला यहाँ का शासक वर्ग है। और इसलिए हमें इसके अलावा बिसाइड्स एडल्ट सफरेज, बिसाइड्स फंडामेंटल राइट्स, कुछ सेफगार्ड चाहिए। और कितने सेफगार्ड चाहिए, 7070। और पांचवी चीज तो मैंने आपको पहले बताई थी, डिस्पोजिशन ऑफ द गवर्निंग क्लास, उनका जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, एक स्ट्रक्चर है बाबा साहब जी ने उनकी किताब में दिया हुआ। हमें लगता है कि ये वर्टिकल है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ऐसा नहीं। ये रियल डिवीजन है भारत के अंदर। हिंदूज, कास्ट हिंदू, नॉन कास्ट हिंदू, हाई कास्ट में द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कास्ट इवॉल्व आउट ऑफ त्रिवर्णा, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इसको आप देख लीजिए। और बाबा साहब कहते हैं क्लास 1 जो है ये सर, ये है गवर्निंग क्लास, और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये तीनों, ये है भारत का सर्वाइवल क्लास। तो कास्ट, वर्ण एंड क्लास सिस्टम इज ए मीनेस टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये यहां पर मीनेस है, और इस मीनेस को चेक एंड बैलेंस, इसको करने के लिए हमें सिम कार्ड चाहिए। वो सिम कार्ड है 7070। अब इनका कहना क्या था
व्हाट विल गवर्निंग क्लास डू इफ इंडिया बिकम्स अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट? बाबा साहब ने पूछा, अरे भाई तुम तो हमें सिम कार्ड नहीं देना चाहते, चलो फिर करना क्या चाहते हो ब्रिटिश जाने के बाद भारत में, है ना? उनका कहना था हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दो हमारे होम रूल को, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन को, और जब हम आजाद होंगे तब क्या करेंगे? तो ब्राह्मणिकल फोर्सेस कहती थी, वी विल अंडरटेक रिफॉर्म्स इन टेनेंसी लॉज, एनलार्ज फैक्ट्री लेजिस्लेशन, एक्सटेंड प्राइमरी एजुकेशन, इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन, चरखा चलाना सिखाएंगे, रोड बनाएंगे, कैनल बनाएंगे, करेंसी को इंप्रूव करेंगे, रेगुलेट वेट्स एंड मेजर्स, दवाखाने खोलेंगे, डिस्पेंसरी खोलेंगे, और बहुत सारी चीजें करेंगे टू अमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द सर्वाइवल क्लासेस। मगर बाबा साहब कहते हैं इस चीज को, मुझे लगता है इस दृष्टिकोण को हमें इसके बाद, आज के बाद स्वीकारना होगा। क्या कहते हैं बाबा साहब? हम जो सर्वेल क्लास के लोग हैं, वी आर नॉट वेरी enthusiastic अबाउट दिस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, और आप करेंगे ये भी मुझे नहीं लगता। हमारा क्या कहना है, स्पीकिंग फॉर द सर्वेल क्लासेस, आई हैव नो डाउट that what they expect to happen in a sovereign and a free India is a complete destruction of Brahminism as a philosophy of life and as a social order। यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत का निर्माण हमें करना चाहिए, द आइडिया ऑफ इंडिया, वो क्या है? नॉट मेयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ फंडामेंटल राइट, अडल्ट फ्रेंचाइज, डेमोक्रेसी, बट ऐसे सेफगार्ड होनी चाहिए, ऐसे कुछ हमें मशीनरी डिवाइस करनी होगी which will amount to complete destruction of Brahminism as a philosophy of life and as a social order। 70 प्लस माइनस कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड जो बाबा साहब ने मांगे थे ना, वो करते थे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्राह्मणिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड एज सोशल ऑर्डर। तो ये हमें चाहिए, बाबा साहब कहते हैं नॉट ब्रेड बट ऑनर, ये हमारी डिमांड है। तो ये गवर्निंग क्लास करेगा क्या? तो आंसर इज नेगेटिव। व्हाई? तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि दो उदाहरण बाबा साहब बार बार देते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है प्रोफेसर डाइसी का। डाइसी का भी उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर बार बार उनकी किताबों में उद्धृत करते हैं। क्या उदाहरण है? किसी भी व्यक्ति पर दो प्रकार के लिमिटेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लिमिटेशन आज का विषय वस्तु नहीं। इंटरनल लिमिटेशन क्या होता है? इंटरनल लिमिटेशन होता है उसका कैरेक्टर, उसके पालने से उसके अंत्यविधि तक का जो पूरा का पूरा उसका जीवन है, वो जीवन किस फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, किस धर्म के अनुसार, किस विचारों के अनुसार, किस डिस्पोजिशन के अनुसार चलता है, संचलित होता है, वो निर्णय लेता है, वो निर्णायक होता है उसकी लिमिटेशन के लिए, इंटरनल लिमिटेशन के लिए। इसको डाइसी यहाँ पर अधोरेखित करते हैं, और वो कहते हैं कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि पोप फलाने फलाने समाज सुधार क्यों नहीं करता, उसका उत्तर देते हैं, ट्रू आंसर इज दैट a revolutionary kind of man who becomes a pope, revolutionary is not a kind of man who becomes a pope, and man who becomes a pope has no wish to be a revolutionist। और बाबा साहब आगे कहते हैं, आई थिंक दिस रिमार्क्स अप्लाई इक्वली टू द ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया। A man who is born a Brahmin has much less desire to become a revolutionary। तो उनका डिस्पोजिशन वैसा है। तो ऐसे लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को कोऑप्ट करेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, तो फिर हमारा इस राष्ट्र का तो बेड़ा गर्क होना ही है। अब हमने ये एग्रीमेंट को इंसिस्ट क्यों किया? भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी, यानी एक मुद्दा कहते कहते मेरा रह गया। बाबा साहब जी का कहना था कि आपकी बातों पर मेरा विश्वास नहीं है, जो भी हो डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, एग्रीमेंट सिग्नेचर की हुई डॉक्यूमेंट हमें होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे साउथ बोरो कमीशन हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, हमारी हर चीज बाबा साहब की डॉक्यूमेंटेड है। वाई? बिकॉज ये एडवांस एग्रीमेंट करना है, इसके लिए कॉमन सेंस की एक तो रीजन है, और दूसरा रीजन जो बाबा साहब कहते हैं वो है ये। बाबा साहब जी का एक वाक्य जो है ना, जो इतिहास, जो समाज इतिहास बोलता है वो इतिहास नहीं निर्माण कर सकता। तो ये जो वाक्य बाबा साहब का है, वो वाक्य इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ जो धोखा हुआ, उसको बाबा साहब जी यहाँ पर हमें कहते हैं कि उनके साथ धोखा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैक लोगों ने सिविल वॉर के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था व्हाइट लोगों के साथ, और इस वजह से उनको उनके साथ धोखा हुआ। इस चीज को बाबा साहब यहाँ पर वॉल्यूम नंबर 9 में रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने दो तस्वीरें आपके लिए डाली है। ये
बहुत प्रसिद्ध है, रोजा पार्क्स एंड रूबी ब्रिजेस। यानी कि 1955 तक बस में चढ़ने का उनको ये नहीं था, और स्कूल के अंदर पढ़ने का, किंडरगार्टन में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। क्यों? ये तो आधुनिक मैंने आपको उदाहरण दी। इसके कारण बाबा साहब कहते हैं कि सिविल वॉर के अंदर इसके कारण है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो भी चीजें उन्होंने कही तो उन्होंने मान ली, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। और बाबा साहब ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन अ रिटर्न एग्रीमेंट। और वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड क्यों चाहिए हमें? टू कंट्रोल ओवर गवर्निंग क्लास एंड टू कंट्रोल द कम्युनल मेजोरिटी। जो रिजर्वेशन उस 70 जो हमने मांगे थे सेफगार्ड, उसमें से एक है। वो क्या करता है? कोरिलेट द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, and in order to prevent political power to fall into the hands of governing class. रिजर्वेशन क्या है? वो सेफगार्ड में से इट्स अ कंट्रोल ओवर पावर ऑफ गवर्निंग क्लास। और ये जो सेफगार्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये प्रोटेक्शन है फॉर द सर्वल क्लास इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें बाबा साहब यहाँ पर और कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं बाबा साहब जी? वी इंसिस्ट ऑन डिवाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन which will take note of a special circumstances of India and contain safeguards which will prevent Hindu communal majority in Indian society. तो कंटेन सेफगार्ड, फिर से मैं बताता हूं, 70 प्लस माइनस 70, ये हमने डिमांड रखी थी। इन शॉर्ट हमने देखा, प्रिवेंट tyranny ऑफ द ब्राह्मणिकल हिंदू कम्युनल मेजोरिटी। फुलेश्वर बाबा साहब जी ने ये इसलिए यहां तक हमें, ये जो वॉर का मैंने जो अभी पहले उल्लेख किया था, ये वॉर थी, है ना, टू एस्टैब्लिश जस्टिस फॉर लिबर्टी इक्वालिटी एंड मैत्री। और बाकी की जो नेशनल एलिमेंट थे वो फाइट किस लिए कर रहे थे? फॉर द पावर। एंड वी वर फाइटिंग फॉर नॉट ब्रेन और नॉट पावर, पावर फॉर द ऑनर। अरे कम से कम इंसानों की तरह जीने तो दो। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट और एटीट्यूड ऑफ द गवर्निंग क्लास जो ब्राह्मण फोर्सेस का था, उनका कहना था कि आप लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज फंडामेंटल राइट के अलावा मुझे और एक बताना है। फंडामेंटल राइट बाबा साहब जी के अनुसार जब तक 70 सेफगार्ड आपको नहीं मिलते, वो प्रभाव शून्य है। उसके बारे में कभी आगे हम बात करेंगे। फंडामेंटल राइट का भी इतना महत्व नहीं है। बस इतना ही आप यहाँ पे समझिए। इस भाषण की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लेकिन क्या था, ये लोग मात्र क्या कर रहे थे, ब्राह्मणिकल फोर्सेस आप लोगों के साथ एग्रीमेंट किए बगैर अंग्रेजों को भगाकर भारत की सारी सत्ता संपत्ति को हासिल करना चाहते थे। और ये जो उनका जो एटीट्यूड था ना, उस एटीट्यूड को बाबा साहब ने रिप्लाई किया, और ये रिप्लाई है बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 26 अक्टूबर 1939 को। कोट, बाबा साहब कहते हैं, आई विल शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड टू अप्रूव दैट पोजीशन। व्हाट पोजीशन? जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने षड्यंत्र शुरू किया है ना, कोई भी एडवांस एग्रीमेंट हमारे साथ किए बगैर अंग्रेजों को भगाओ और पूरा का पूरा सत्ता संपत्ति अपने हाथ में ले लो। आई विल नॉट टॉलरेट इट if to the social dominance, the economic dominance, and the religious dominance which the Hindu exercises over me is added the political dominance also. I will certainly not tolerate it. I repeat again that I will never allow it. We shall fight tooth and nail against politics being perverted for the purpose of establishing an oligarchy of a ruling class. Brahman Baniya. I will not allow that. I repeat, I cannot allow a constitution. इसको देख लीजिए सर जी। I cannot allow a constitution which will mean liberty for them and empire over me. I will not allow a constitution in which I am not free and I am not an equal partner. Never will I allow that. ये दो टुक बाबा साहब जी ने यहाँ पर कहा। We'll fight tooth and nail। और जो 70 प्लस माइनस डिमांड्स थी, ये यहाँ पर अभी समय का ध्यान रखते हुए मुझको लगता है इस सरसरी तौर पर आप देख लीजिए। तो ये प्रोविजंस बाबा साहब जी ने 70 प्लस माइनस डिमांड्स रखी थी, जिसके अंदर हमारी लिबर्टी थी। और ये रखने के बाद गैदरिंग स्टॉर्म्स, एग्रीमेंट करने के लिए वो तो तैयार नहीं थे। और प्लान वाज सेट फोर्थ टू ट्रांसफर द पावर बाय कैबिनेट डिसीजन 1946। प्रोक्लेमेट असेंबली के लिए शुरू डिक्लेयर हो गए। जैसे कि मैंने कहा, पटेल ने कहा कि दो दरवाजे की खिड़कियां बंद है। बाबा साहब ने प्रोटेस्ट किया और पूछा, टू हुम आर यू लिविंग दिस लेगेसी ऑफ अथॉरिटी एंड पावर?
है ना? तो टू द टायरेंट्स, ये बाबा साहब ने क्वेश्चन पूछा। फरवरी 1946, यहां से मैं आपको कुछ डेट वाइज बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे लोगों के बीच डाला गया। बाबा साहब जी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस ने लिया, बाबा साहब जी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन गांधी जी के कहने पर किया। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये आज हम प्रूव करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर ये तो विथ प्रूफ इन बाबा साहब अम्बेडकर राइट रिसर्च पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। वॉल्यूम 18 पार्ट 1 टू 3, स्पेशली पार्ट 3, वॉल्यूम 17 पार्ट 2 एंड 3, वॉल्यूम 12, वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 4, ये सब रेफरेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रकाशित किए गए। फरवरी 1946, यहां से हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। गांधी ने कहा कि ब्रिटिशों ने इनको पैम्पर किया है बाय गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, है ना? बार डिक्लाइन किया। बाबा साहब ने लेटर लिखा था कि मिलकर हम एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, आगे का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसने कहा कि अरे, गांधी ने कहा कि तुम्हारे बीच और मेरे बीच कोई कॉमन एंगल नहीं है, और वो गांधी जिना के साथ बात कर रहा था। और बाबा साहब ने कहा कि लेट नॉट द कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फ्राइटन देम, हमें आप लोग फ्राइटन करने का काम मत करो। जो कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अ, चुनाव रखे थे, वो 3 स्तर पर थे। एक प्राइमरी इलेक्शन, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन। ओके, प्राइमरी इलेक्शन, फाइनल इलेक्शन एंड देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन, ये 3 स्टेजेस में था। तो ड्यूरिंग प्राइमरी इलेक्शंस बाबा साहब जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, कुछ वोटर हमारे थे, उन लोगों को ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने मार डाला। एक व्यक्ति थे कैंडिडेट बाबा साहब जी के, उनको 32 बार चाकू घोंप कर खत्म कर दिया गया मुंबई में। हमें केवल आज तक इतना ही पता था कि बाबा साहब को संविधान सभा के दरवाजे में खिड़कियां बंद थे। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, बाबा साहब जी ने इस संविधान सभा में जाने के लिए जो प्राइमरी इलेक्शन था उसके अंदर जो कैंडिडेट खड़े किए थे, वो जो फाइनल इलेक्शन में जाएंगे और फिर फाइनल के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन होगा, उन लोगों का खून किया गया ये ब्राह्मणिकल फोर्सेस के द्वारा। एटलीस्ट 7 एक्टिविस्ट की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट 3 आप पढ़ लीजिए, छाप लिए। उनके फ्यूनरल में, उनकी अंत्य यात्रा में हमारे लोग गए, बाबा साहब गए, वहां पर पथराव किया गया। और ये हमें बताते थे कि बाबा साहब जी को इन लोगों ने संविधान सभा में आने दिया होगा, खून करने वाले लोग हैं। इसलिए ये अपने दिमाग में से एक बात निकाल लो, ये जो संविधान है ना, ये संविधान खून का कतरा बहाए बगैर हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसके अंदर हमारे बाप दादाओं का खून भी है। आवर स्वेट एंड ब्लड इज देयर। इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। मार्च 1946 को बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो प्रश्न है, इसको हम दुनिया के अदर लोकतांत्रिक अ, राष्ट्रों का मदद लेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट डिमांड्स बी रेफर टू द इम्पार्शियल इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के सामने जाने का जैसे बाबा साहब ने कहा, तब गांधी वरड़ी बॉम्बे आया। 2 महीना वहां पर दंगे हुए बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड कास्ट हिंदूज। अप्रैल 1946 मेमोरेंडम टू कैबिनेट मिशन। मई 1946 वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उस समय, और कैबिनेट मिशन ने स्टेट पेपर प्रकाशित किए, और उसमें हमारे लिए कोई प्रोविजन नहीं था। बाबा साहब ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट का उत्तर आया, तारा नंबर 20, द वर्ड माइनॉरिटी आल्सो इंक्लूड्स शेड्यूल्ड कास्ट। 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट डिविजन प्लान को स्वीकार किया 6 जून को, और कांग्रेस ने 25 जून को। जुलाई 1946 को बाबा साहब जी ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार नहीं किया और कहा, जब तक पैरा 20 का क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक हम पुनः सत्याग्रह करेंगे। अगस्त 1946 को अपने जो प्रिस्टोड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइटल से, उसको नकारने का काम बाबा साहब जी ने उसका आदेश दिया। राव बहादुर सिंह जी ने थ्रू अवे हिज टाइटल, और उसके बाद बाबा साहब जी इंग्लैंड चले गए। मीनवाइल क्या हो रहा था, सवर्ण हिंदू गंगा जमुनी तहजीब जी वाले हैं ना, ये मुगल, यानी कि देखिए 1857 का युद्ध, स्वतंत्रता समर लिखने वाला सावरकर कहता है कि स्वतंत्रता समर था और पेशवा मुगलों के विरुद्ध लड़ते थे, लेकिन 1857 का जो राजा था, जिसको बादशाह घोषित किया गया था, वो कौन था? मुगल था। तो मुगल और पेशवा गठबंधन, वो गठबंधन पूरी इस सत्ता संपत्ति पर
कब्जा करना चाहता था, और इस वजह से इसको चेक एंड मेट देने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। सितंबर 1946 को यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री, इंटरिम गवर्नमेंट, अक्टूबर 1956 को यानी सितंबर 1946 को जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड से भारत आए, उस समय हमें यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को संकेत देने के लिए जोगिंद्रनाथ मंडल जी को लॉ मिनिस्ट्री दी गई। और बाबा साहब को पटेल, जिसने कहा था ना आपको ये बंद है खिड़कियां दरवाजे, लेटर लिखा, बाबा साहब ने रिप्लाई किया कि मेरे जैसे ब्रोकन मैन के साथ आप लोग क्या सेटलमेंट करना चाहते हो, है ना। बाबा, आई कोट बाबा साहब, हाउ आई द ब्रोकन मैन कैन बिलीव फॉर एनी सेटलमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय द गवर्निंग क्लास हु एंजॉय हाई इचलियंस ऑफ द पावर, है ना। चर्चिल, सैमुअल होर, और ये चीजें आप देख लीजिए। 1946 को बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया द सफरिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया अगेंस्ट हिंदू फॉर द एक्ट्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो इन स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते जाएंगे, तो ये वॉरिंग कैंप्स का जो मैंने सबसे पहले आपको उल्लेख किया था, जून 1947 आते आते 3 जून को पार्टीशन स्कीम को माउंटबेटन ने मान्यता दी। नाजी हार गए थे, फैसिस्ट फोर्सेस हार गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन नहीं थी, प्रॉब्लम ऑफ सिंस स्टेट्स था, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन था। और इस परिप्रेक्ष्य में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन नेशनल लाइफ था शेड्यूल कास्ट, उसका कंसेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन प्रेसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसलिए ब्राह्मणिकल फोर्सेस को हमारे साथ, बाबा साहब जी के साथ, बाबा साहब के आगे हाथ फैलाना पड़ा। और 23 जून को फिर आया ना, 23 जून 1947 को फिर बाबा अंबेडकर विल गेट इंटरिम कैबिनेट पोस्ट। इसका मतलब बाबा साहब जी ने उनको मान्यता दी, ठीक है, अब हमारे सेफगार्ड को स्वीकार करते हो तो वी विल, यानी कि वी विल गिव आवर कंसेंट टू बी रूल्ड बाय यू, है ना। और री इलेक्शन हुआ बाबा साहब जी का 12 जुलाई को। 3 अगस्त को इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्ट्री मिली, और नवंबर 1947 हिंदू कोड बिल एंड और अदर सो फोर्थ। तो इससे अब प्रूव होता है चीज, क्या प्रूव होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब गए वो एग्रीमेंट के तौर पर फॉर कंसेंट, है ना, कंडीशन प्रेसिडेंट जो मैंने पहले बताई, इन ऑर्डर टू सॉल्व द कम्युनल डेडलॉक फॉर द सेक ऑफ नेशनल बिल्डिंग। और जो 70 हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन कार्ड मांगे थे, उसमें से हमें केवल 7 ही मिले। 63 को हमें बाजू में रखना पड़ा। और जो कोर्स दिया था ना कार्सन ने, डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू, बाबा साहब ने कहा ठीक है, 7 आप हमारे मान्य कर रहे हो, 63 हम बाजू में रखेंगे, वी आर रेडी टू बी रूल्ड बाय यू। वो क्या थी 7? रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन सर्विसेज, आर्टिकल 70 नेशनल कमीशन, डीपीएसपी, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल्स। आया समझ में? तो ये 7 चीजें ही केवल हमें प्राप्त हुई, और बाकी की बाजू में रखनी पड़ी। मगर आज क्या हो रहा है, दी सोशल पैक्ट जो हमारे बीच हुआ, कि सिस्टमैटिकली ब्रोकन, बिट बाय बिट, इंच बाय इंच, है ना। इसका कोई एविडेंस नहीं, कि मुझको लगता है यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बहुत सारे एविडेंस मैंने यहाँ पर डाले थे। यहाँ पे देखिए, SC/ST की पॉपुलेशन 21 करोड़, 10 करोड़ या 31 करोड़, यूके की पॉपुलेशन 7 करोड़ है। यानी कि जिन लोगों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 5-6 राष्ट्र बने, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उनके लिए 7 सेफगार्ड केवल, और वो भी हमने 63 बाजू में रखे। इस हिसाब से हमें इस चीज को हमें यहाँ पर देखना होगा। तो कंक्लूजन में 2-3 चीजें मुझको लगता है यहाँ पर रखनी है। वो क्या है? ये तो हमने स्वीकार किया पैक्ट, मगर आज हम देखते हैं कि इस पैक्ट को ब्राह्मणिकल फोर्सेस खत्म करने के प्रयत्न कर रहे हैं। रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा प्री कंडीशन हमारी थी, उस रिजर्वेशन के बारे में घृणित, है ना, व्यवहार, उस जो शब्द है उसको घृणित और दूषित कर दिया गया। रिजर्वेशन का आदि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का उनका कहना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मान्यवर न्यायाधीश है, उनके ऊपर बोलने वाला कोई था, होना चाहिए था कि माय लॉर्ड, तेरे बाप दादाओं में, मेरे बाप दादाओं में हुआ ये ट्रीटी है, पैक्ट है, इस पैक्ट को हमने कंसेंट दिया था, उस कंसेंट में 7 चीजें हमें मिली, और उसी को आप डाइल्यूट करना चाहते हो, उसी को खत्म करना चाहते हो। तो माय लॉर्ड, बाबा साहब ने इसलिए कहा था, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट। क्यों कहा था फिर बाबा साहब ने? इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।
तो आज वो चीज आई है, यानी हाउएवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो बैड हो सकता है, क्योंकि उसको लागू करने वाले लोग ही अगर दुर्जन हो, और कितना भी संविधान खराब हो, लागू करने वाले सज्जन लोग हो, तो वो राष्ट्र और समाज आगे बढ़ सकता है। तो सज्जन आज नहीं है, दुर्जनों का ही बोलबाला है, ब्राह्मणिकल फोर्सेस का बोलबाला है। और उन लोगों ने यूनिलैटरली इस सोशल पैक्ट को ब्रेक कर दिया। और इस समय व्हाट इज द वे आउट? मुझे लगता है फुले और बाबा साहब जी के इस आंदोलन में काम करने वाले मूवमेंट के लोगों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूँ, उस वे आउट के बारे में हमें सोचना होगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। समय बहुत ज्यादा हुआ, इसके लिए मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को फिर से क्रांतिकारी जय हिंद। Thank you so much, sir. It was very wonderful. Like, I cannot express this in words like that. The your deep understanding and the insightful discussion on the Constitution and Baba Sahib writings, and the Baba Sahib principle, how you articulate and the relevance in today's context. It is upholding the value of Baba Sahib writings and speeches, and I feel more empowered and I feel more informative. Thank you for sharing your wisdom and as inspiring us and us all of us and engage more deeply with our democratic rights and responsibilities. We will have Q&A session. If anyone has any questions, they can unmute themselves and they can ask the questions. Hi Rohini, can I just Yes, speak yes, yes, sir. something? Yes, Sairam. First of all, thank you so much, Pawan bhai, for that session. क्योंकि मैंने बहुत सेशंस अटेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ये कुछ भी पढ़ा था जैसे फली नरीमन सा, लेकिन ये इतने बड़े बड़े लोग थे कि जो बुक्स में या सेशंस में इतना अच्छा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता. And the way you have presented the constitution is actually a social pact between the governing classes and our people. And that is the most important fact. And ये सारे लोग फाइट किया था, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन में इसको अच्छे से प्रेजेंट किया आपने. You gave the entire context, starting from the Queen's Proclamation right till the end. And it's a very informative session. And I request each and every watch this session again and again and see all the references to be Pawan Bhai ने quote किया था. And it's a very important talk. And please share this talk once the video is available to all your friends and families. And जैसे पवन भाई ने लास्ट में कंक्लूड किया क्या है कि ये सोशल पैक्ट को ब्रेक किया, सो इस पे डिस्कशन ज्यादा होनी चाहिए. एंड आई एम श्योर पवन भाई शेयर हिज इनपुट्स इन फ्यूचर regarding this thing. And finally, just one more word. Those who have attended the session, please visit the website. It is called baws.in, and you'll find all the books of Baba Sahib in PDF format. Extraordinary research option. Right? Go and read particular. Please explore the website, share it with friends, and से आपको पता है बाबा साहब की एजुकेट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेट ही है, तो एजुकेट खुद करना पड़ता है. Because we have no power, so visit the website, see the books, and spread the books. Finally, thank you so much, Pawan Bhai, for that insightful session. बहुत कुछ सीखने को मिला है, so it's a pleasure listening to your talks, and thank you, BWS.in team, for that wonderful introduction, and thank you so much. Thank you, Sairam.